नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। और अब चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। आना सागर के पास स्थित लिंक रोड पर इन दिनों बंदरों का आतंक बढ़ गया है, जिससे स्थानीय निवासी परेशान हैं। बंदर न केवल आसपास के इलाकों में उत्पात मचा रहे हैं, बल्कि वे लोगों के सामान को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही ये बंदर सड़क पर चल रहे वाहनों के लिए भी खतरा बन गए हैं। स्थानीय निवासियों ने इस समस्या को लेकर नगर निगम में कई बार शिकायत की है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। क्षेत्रवासियों ने कहा कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। भैया बच्चा बाहर खेलने गया हुआ था, तो बच्चे को बंदर दिखे तो वो दूसरे गेट से अंदर आ गया, मगर बंदर इसी गेट से अंदर आए और सीधा रसोई में घुस गए। तो रसोई में मम्मी थी, तो हमने मम्मी को बाहर निकाला और हम तो ये कमरा बंद करके बैठ गए। अब रसोई में सामान फैला के चले गए। बच्चा बहुत डर गया, बहुत जोर से डर गया था। किस तरह का आतंक हो रहा है, कितने दिनों से हो रहा है ऐसा? भैया बहुत दिन हो गए बंदरों को तो ये सब तमाशे करते करते बाहर रहना तो एकदम मुश्किल कर रखा है। बाहर बच्चे बाहर भी नहीं खेल सकते? बच्चे बाहर खेल ही नहीं सकते भैया। हमारे यहाँ पे क्या लड़का रहता है हमेशा, तो वो बाहर बच्चों के साथ रहता है, मगर अभी वो गाँव गया हुआ इसलिए बच्चा अकेला खेल रहा था बाहर। तो क्या नगर निगम को इनको जल्द से जल्द पकड़ने करना चाहिए भैया, मगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बहुत समय हो गया इनको तो, और एक नहीं है, ये तो बहुत सारे हैं। 15-20 बंदर एक साथ आते हैं, जब भी आते हैं तब। कभी आगे से कभी पीछे से, कुछ भी नहीं पता चलता है कहाँ से आ जाते हैं। एक बार हमारे ऐसे में घर बंद करके रखना पड़ता है आंटी जी आपको? हाँ, गेट तो हमें हर समय, हम तो अगर घर के बाहर कपड़े लेने भी जाते हैं तो घर की बाहर से कुंडी लगा के जाते हैं भैया। क्योंकि बंदरों का कुछ पता नहीं है, वो तो गेट खोल के अंदर आ जाते हैं। कौन सा इलाका है ये आना सागर लिंक रोड। आपका नाम? मेघा चौधरी। हुआ था मैं बाहर खेल रहा था और एकदम से मैं डंडों से खेल रहा था और बंदर पीछे से आ गया, तो मैं इस गेट से अंदर आया मेरे घर के, और चौक में भी बंदर आ गया और दादी मेरे रसोई के अंदर थी, तो मैं एकदम से चिल्लाया तो सारे लोग आ गए। वो बंदर 1-2 महीनों से आ रहे हैं, और एक बार हमारे यहाँ के नौकर को काट रखा है, एक बार मेरी मम्मा को काट रखा है। वो तो मेरी मम्मा बच गई, और हमारे बहुत 1-2 बार घर के अंदर आ रखे जब मेरे दादा बाहर जाते हैं। वैसे ही इंडियन डेयरी एसोसिएशन द्वारा अजमेर सरस डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी को राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड IDA फेलोशिप अवार्ड के लिए चुना जाएगा। आज इसी संदर्भ में डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी। रामचंद्र चौधरी को यह अवार्ड 6 मार्च से लेकर 8 मार्च के बीच पटना में आयोजित होने वाले ID डेयरी कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दिया जाएगा। ये डेयरी में सर्वोच्च सम्मान कहलाता है। बहुत ही आभारी हूँ कि मेरे जैसे खेत की मेड़ पे पैदा हुए व्यक्ति को अजमेर डेयरी का उन्होंने मेरे लंबे त्याग, तपस्या, समर्पण और जो है ईमानदारी पे जो मैंने काम किया, दूध उत्पादकों ने मुझे अध्यक्ष के पद पे 1990 में आसीन किया, 6ठी बार कर लिया। और प्रेस का भी मैं आभारी हूँ कि 90 से आप लोग जो है मुझे बहुत पहले से ही गौरव करते थे। जब धरना प्रदर्शन आंदोलन पशुपालकों के लिए मैं 74 से 90 तक कर रहा था, और राज्य सरकार का भी आभारी कि उन्होंने हमारी मांगे मानी और निर्वाचित संचालक मंडल 90 से लागू किए। ये इंडियन डेयरी एसोसिएशन भारतवर्ष में डेयरी के उद्योगपतियों की, सहकारी क्षेत्र की डेयरियां जितने भी संस्थाएं हैं उनका, और दूसरे जो बिजनेसमैन डेयरी से रिलेटेड है उनकी मिलाकर के ये पहली संस्था है पूरे हिंदुस्तान में, इंडियन डेयरी एसोसिएशन। और इसके ज्यूरी ऑफ अपील, हर साल इसका अधिवेशन होता है, मतलब हर प्रतिवर्ष इसका अधिवेशन होता है, राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन। 2000, 4000, 3000, 5000 प्रतिनिधि भाग लेते हैं, डेलीगेट्स। वहां के मुख्यमंत्री, 1-2 बार उपराष्ट्रपति भैरू सिंह जी शेखावत थे, उन्होंने भी उसका उद्घाटन किया। राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम होते हैं, उसमें ये अवार्ड देते हैं। एक कुरियन अवार्ड और दूसरा अवार्ड वो जो है ये फेलोशिप अवार्ड। तो ये दूसरे नंबर का अवार्ड है कुरियन साहब के बाद में। तो ये अवार्ड उनकी ज्यूरी ऑफ अपील ने, ज्यूरी जो थी उन्होंने मेरे को इस साल के लिए सेलेक्ट किया है। मैं इंडियन डेयरी एसोसिएशन का बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे छोटे से अदने आदमी को सेलेक्ट किया। मैंने जितना काम जिंदगी भर में डेयरी क्षेत्र में किया है, पूरी जिंदगी मेरी समर्पित की है। ना तो मेरे पास 4 व्हीलर है,
ना माइंस है, ना पेट्रोल पंप है, ना मेरे पास होटल है। मैं हूँ जो बस यही हूँ, आपके सामने हूँ, निस्वार्थ ईमानदारी से काम किया, उसी का प्रतिफल मुझे मिला कि मैं आज जो है इस अवार्ड से जो नवाजा गया मेरे को, मेरी जिंदगी के मैं सबसे बड़ी खुशी मानता हूँ। और आज का दिन मेरे लिए जो है मैं मानता हूँ बहुत ज्यादा खुशी का दिन है। आप लोगों से यही अनुरोध है कि ये अवार्ड घोषणा हो गई है, मेरे को लेटर अपॉइंटमेंट का आ गया। पटना में ये राष्ट्रीय अधिवेशन इस वर्ष 6, 7, 8 मार्च को होगा और वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्य अतिथि है, उसको जो अवार्ड देंगे। तो मुझे बहुत, थोड़े दिनों पहले बिहार का जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ आए थे, देख के गए थे, तो मुझे खुशी है कि उन्हीं की धरती पर मुझे मिलेगा। और इसमें राजस्थान में पहला व्यक्ति है जिसको आज पहली बार ये अवार्ड मिल रहे हैं। राजस्थान में पहले व्यक्ति मेरे जैसे को, मैंने आपसे पहले ही कहा, मैं तो पैदा हुआ 2 साल में मेरी माँ की मृत्यु हो गई। पिताजी ने मुझे परवरिश करके बड़ा बनाया और वहां से मैंने प्राइमरी एजुकेशन गांव से की, मिडिल रामगढ़ से की, हाई सेकेंडरी मसूदा से की, कॉलेज एजुकेशन बीएससी बीएड रीजनल से की, एमएससी फिजिक्स जयपुर से की। एमएससी फिजिक्स होने के बाद में मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जा रहा था, परंतु मेरे माँ बाप ने, पिताजी ने मना कर दिया, यहीं रहो और यहीं काम करो। तो मैंने फिर पशुपालकों का, सबसे गरीब तबके के लोग थे, उनको ऊपर उठाने के लिए मन में ठानी, जो आज मुझे बहुत खुशी कि हिंदुस्तान में हाईएस्ट कीमत दूध की अजमेर डेयरी दे रही है। हिंदुस्तान की टॉप डेयरियों में अजमेर डेयरी का प्लांट है। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में स्थित डिलक्स बेकरी में कुछ दिनों पूर्व लाखों रुपए की चोरी करने वाले 4 आरोपियों में से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आसपास के सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी की पहचान की गई। आरोपी पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और वर्तमान में अजमेर में किराए का मकान लेकर रह रहा था। क्लॉक टावर थाना पुलिस अन्य 3 आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। दिनांक 7 फरवरी को ललित बुल्चंदानी जी की डिलक्स बेकरी की दुकान केसरगंज लालकोटी के पीछे थी, उसमें रात्रि करीब 3 बजे जो चोरी हुई थी, उन्होंने 5 लाख रुपए नकदी चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्पेशल टीम का गठन किया गया था। उसमें टीम द्वारा अपने अथक प्रयासों से और कैमरे देखे करीब 150 और सारा रूट चार्ट बनाया। उस आधार पे जो आरोपी गण है, जिसमें 4 जने हैं, जिसमें एक को आज गिरफ्तार किया गया है और उसका नाम है शहनाज आलम सनो अब्दुल, निवासी पठान पोस्ट बुरई, थाना हरिश्चंद्रपुर, जिला मालदा, पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, जो कि यहाँ पे ये मजदूरी भी करता है, किराए पर रहता है। उस लाल चंदन टेलर अजय कुमार शर्मा के मकान में, उसी गेट वाली गली के अंदर। सर और भी कोई मुकदमा केस की? अभी वहाँ से मालदा जिले से, पश्चिम बंगाल से अपराधी रिकॉर्ड के लिए लिखा है। प्राप्त होने पर जानकारी मालूम पड़ेगी कितने मुकदमे दर्ज हैं। तो इन 4 आरोपी के अलावा और भी कोई आरोपी? 3 आरोपी और शेष गिरफ्तार करना है। वो तीनों पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। उनकी बरामदगी भी प्रयास किया जाना, अभी गिरफ्तार किया है, उसके आधार पर बरामदगी के पूरे प्रयास किए। तीर्थनगरी पुष्कर में महात्मा गांधी स्मृति समिति पुष्कर के तत्वावधान में बुधवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। गांधी घाट पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी महात्मा गांधी का श्राद्ध दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व आईपीएस कल्याणमल शर्मा की अध्यक्षता और पूर्व आईएएस बीएस चरण नागेंद्र सिंह राठौर, पूर्व डीएन क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान व डॉक्टर अनुराग शर्मा राजकीय महाविद्यालय अजमेर के आतिथ्य में आयोजित किया गया। और एक प्रकार का क्षोभ होता है, तो वो कहते थे कि मुझे अगर गीता का 1-2 पेज में देखूं तो मैं एकदम हंसी आए। अरे तू क्यों चिंतित होता है? तो ऐसी यानी वैसे मैं भी 40-50 वर्षों से कहते हैं ना, गीता थोड़ा पढ़ लो तो मोक्ष मिल जाए, ऐसी कुछ बातों में थे। लेकिन ऐसे क्षण आए क्योंकि सत्संग से आनंद आता है। ऐसी ज्योति जिसने संपूर्ण विश्व को शांति पाठ पढ़ाया, उनकी आज स्मृति श्रद्धांजलि सभा में समागत सभी गांधीवादी विचारधारा के
अग्रज लोगों का हृदय से सम्मान करता हूं। बंधुओं, हम उस पुण्य आत्मा को स्मरण करें। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अजमेर दौलाबाटा सेवा केंद्र में आज शिव ध्वजारोहण कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी परिवार ने सभी का तिलक और पुष्पों से स्वागत किया। चंद्रवरदाई नगर सेवा केंद्र संचालिका ब्रह्मा कुमारी योगिनी बहन ने निराकार शिव परमात्मा का परिचय देते हुए कहा कि एक शिव ही है जो सबके जीवन से हलाल पीकर विषय विकारों से हमें छुड़ाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो सभी अपने दिल पे हाथ रखो और प्रतिज्ञा करेंगे। आज हम झंडे के नीचे मैं जैसे बोलूंगी मेरे पीछे से रिवाइज करना। आज से मैं किसी के लिए मन में बैर भाव नहीं रखूंगी। बाबा की श्रीमत को पूरा फॉलो करूंगी। अपने जीवन को सबके लिए उदाहरण पूरा से भगवान को प्रत्यक्ष करने की सेवा करूंगी। ओम शांति। ओम शांति। भाजपा पुष्कर शहर मंडल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष भुवनेश पाठक ने बुधवार को पुष्कर सरोवर की पूजा व दुग्धाभिषेक कर ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित पाठक का शहर में बैंड बाजों के साथ जुलूस निकाला तथा जमकर आतिशबाजी कर अभिनंदन किया। सर्वप्रथम तो वैसा तीर्थराज की सेवा करेंगे और उसके बाद जो मूलभूत सुविधा जो लोगों को मिलनी चाहिए उसके लिए सदैव तत्पर रहेंगे। और पार्टी का बहुत बहुत आभार जो मेरे ऊपर विश्वास जिताया हमारे कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह जी रावत और मदन जी राठौड़ यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष का कोटि आभार जो मुझे ये जिम्मेदारी दी। पुष्कर के उपखंड अधिकारी गौरव मित्तल की मौजूदगी में आज आमजन की समस्याओं को सुना गया। इस मौके पर सामाजिक नेता जगदीश कोडिया ने सरकारी अस्पताल के सामने बने नेहरू पार्क की हो रही दुर्दशा की शिकायत की। बताया गया है कि बिना देखरेख के अभाव में पार्क में गंदगी का साम्राज्य है। सुअर व गाय विचरण करती रहती हैं। ऐसे में नेहरू पार्क के साफ सफाई व स्वच्छता सुनिश्चित की जाए। अभी जन सुनवाई चल रही है। 10 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक जन सुनवाई रहेगी और उसमें अभी 4-5 प्रकरण अभी तक आ चुके हैं। बाकी के रेस्ट को वेट किया जा रहा है। जितने प्रकरण आएंगे उनको तुरंत निस्तारण किया जाएगा। अभी 2 या 3 प्रकरण हमारे हैं जो आधार शेडिंग से संबंधित है जिसको तुरंत ही हमने डिस्क्लोज कर दिया है। बाकी के 2 प्रकरण ऐसे हैं जो कि नगर पालिका से संबंधित हैं जिसमें कुछ STP द्वारा किए गए एक प्लान के बारे में था और कुछ गंदगी और इस तरह की समस्याओं के बारे में था जिसको तुरंत हम इसको संज्ञान में लेकर उसको जल्दी उपखंड कार्यालय पर जन सुनवाई थी और हमने पुष्कर की जो सबसे महत्वपूर्ण मतलब एकमात्र योजना है नवीन एकीकृत लेआउट प्लान 316 बीघा की जिसमें यहाँ SD ऑफिस, पत्रकार कॉलोनी, खेल मैदान, थीम पार्क, मल्टी स्टोरी खेल मैदान मतलब इत्यादि मतलब जो सारी ये मुख्यमंत्री आवास योजना इसका ये पूरा जो प्लान है लेआउट प्लान ये पिछले 5 सालों से 2020 से राज्य सरकार और नगर परिषद के बीच में झूल रहा है। यदि लेआउट प्लान पास हो जाता है तो उसमें जो स्कीमें आई हुई है जो डेवलपमेंट प्लान है उसकी क्रियान्विति हो जाए। जैसा कि आज कई समाचार पत्रों में छपा है पुष्कर के थीम पार्क, स्टेडियम इत्यादि की स्वीकृतियाँ तो हो गई लेकिन उसके लिए बजट नहीं है। स्वीकृतियाँ तो हो गई पर जब तक लेआउट प्लान पास नहीं होगा तब तक आगे काम कैसे होगा। तो आज हमने इस संबंध में माननीय उपखंड अधिकारी और प्रशासक नगर परिषद जी को उनसे कहा कि इस मामले को आप गंभीरता से लेकर 316 बीघा पुष्कर एक छोटी सी जगह अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल है और इसकी एकमात्र जो नवीन एकीकृत लेआउट प्लान योजना है जिसमें सारे विकास जुड़े हुए हैं और उनका ही यदि लेआउट पास नहीं होता तो आम लोगों के लेआउट की तो क्या स्थिति होगी। तो हमने आज उनका ध्यान आकर्षित किया कि भाई आप इस लेआउट प्लान को जो STP कार्यालय में लंबित पड़ा है उससे आप एक कमेटी बना के और इसको जितना त्वरित इस लेआउट को आप सैंक्शन करवा सकते हैं करवाइए जिससे पुष्कर विकास को गति मिले, पुष्कर विकास के रास्ते खुले। वरना आज इतने दिन हो गए 5 साल तक यदि एक एकीकृत प्लान लेआउट प्लान यदि स्वीकृत नहीं हो पा रहा है तो आगे क्या होगा पुष्कर विकास का। तो ये गंभीर विषय है। तो हमने SDO साहब से कहा है कि आप इस संबंध में एक नगर परिषद और आपके नेतृत्व में एक कमेटी बनाएं और नियोजन विभाग को इसमें साथ लेके जो पत्रावली वहाँ लंबित है उसमें क्या क्या संशोधन होने हैं तो वो करवाइए। यदि मास्टर प्लान में संशोधन करना है तो
जोनल प्लान बना के मास्टर प्लान में संशोधन किया जा सकता है, तो वो काम करा लें। यदि कोई अड़चन आ रही है टेक्निकल, तो वो उन सब टेक्निकल दुविधाओं को दूर किया जाए, जिससे पुष्कर का विकास को गति मिले। मैं अरुण पाराशर, सामाजिक कार्यकर्ता, सचिव श्री ब्रह्मा गायत्री तीर्थ विकास संस्थान पुष्कर। ये जनसुनवाई के अंदर इतना महत्वपूर्ण देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नाम से एक पार्क है अस्पताल के सामने, उसकी दुर्दशा इतनी ज़बरदस्त खराब हो रखी है कि आए दिन उसके अंदर सुअर गाय भैंसे सब विचरण कर रही है, और यहाँ तक कि भी उसका स्टेचू भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का क्षतिग्रस्त हो गया है, और जो पेड़ पौधे घास लगी हुई थी इतना बैठने लायक था, उसको आज ऐसा कर दिया कि उसकी दुर्दशा कोई उसके पार्क के अंदर जा भी नहीं सकते। दूसरा मैटर ये था कि पुष्कर के अंदर नगर परिषद की ओर से कोई भी CCTV कैमरा नहीं लगा हुआ है, तो आज ये SDM साहब के थ्रू नगर परिषद के द्वारा CCTV कैमरा लगाने के लिए निवेदन किया गया कि पुष्कर एक अंतर्राष्ट्रीय और धार्मिक नगरी पुष्कर है। यहाँ पे प्रतिवर्ष पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय मेला, साथ ही होली महोत्सव होता है, उसकी सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए निम्न चौराहे और पवित्र सरोवर और अन्य स्थानों पर, भगवा मंदिर, अन्य स्थानों पर यहाँ पे शीघ्र ही CCTV कैमरा लगाया जाए, जिससे कि कोई सुरक्षा की दृष्टि से अनहोनी नहीं हो। आपका नाम? मेरा नाम जगदीश कुंडिया, पुष्कर। अजमेर के होमगार्ड जवान की तबीयत ज्यादा खराब होने पर समस्त होमगार्ड जवानों द्वारा सहायता राशि एकत्रित कर करीब 1,40,000 रुपए से अधिक की राशि होमगार्ड जवान के परिजनों को सौंपी गई। सभी ने एकजुटता दिखाते हुए नेक कार्य किया और होमगार्ड जवान के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। मैं कमांडेंट ललित व्यास, अजमेर होमगार्ड। हमारा एक जवान है मनीष बैरवा, RSG 244, उम्र लगभग उसकी 35 वर्ष है। पिछले 10 वर्षों से वो होमगार्ड की सेवाएं दे रहा है, और उसकी मेडिकल रिपोर्ट लेके और वो प्रस्तुत हुआ था उसके परिवार के साथ। उसकी दोनों किडनियां खराब है और डायलिसिस चल रहा है, तो उसने आर्थिक सहायता और मदद के लिए कहा था और बड़ा डिप्रेशन में था। तो हमने हमारे वेलफेयर कमेटी की मीटिंग लेके जवानों को मैंने निवेदन किया कि भाई मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए इसकी मदद करें, और मेरे शॉर्ट नोटिस पे जवानों ने कंट्रीब्यूशन किया 1,42,000 का, और उन्हीं जवानों ने उसके परिवार को स्टाफ के साथ जाके और भुगतान दिया। मैं आशा करता हूँ कि उसका स्वास्थ्य जल्दी ठीक होगा और वो हमारे यहाँ पे वापस अपनी ड्यूटियाँ देगा। आगे भी ऐसी पहल जारी रहेगी? हाँ, बिल्कुल रहेगी। पूर्व में भी एक हमारे हरिराम जवान था, उसकी सडनली नेचुरल डेथ हो गई थी, तो उसको भी तकरीबन 3.25 लाख रुपए जवानों ने शॉर्ट नोटिस पे इकट्ठा करके दिए थे। तो बिल्कुल ऐसी पहल तो ज़रूरी है। ब्यावर से जयपुर जा रही रोडवेज बस को पीछे से आ रहे ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके कारण बस का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही ट्रैक्टर को भी नुकसान पहुंचा। बस ड्राइवर ने जानकारी देते हुए बताया कि बस के आगे एम्बुलेंस चल रही थी और वह धीमी गति से बस चला रहा था, लेकिन ट्रैक्टर तेज गति से पीछे से आ रहा था। बस चालक ने जैसे ही ब्रेक लगाए, उस समय ट्रैक्टर चालक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके कारण सड़क पर जाम लग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया। रोडवेज बस के अंदर पीछे से ट्रैक्टर घुस गया, जिसको ऐसे बताने पर मैं मौके पर आया तो देखा कि जाम लग रहा है। ट्रैक्टर को और बस को अलग मतलब नीचे से निकलवा करके उसको साइडों में खड़े करवा दिया और थाने को सूचना दे दी है। कोई जनहानि तो नहीं, किसी बंदे के जाम लगा हुआ था, बाकी किसी के कोई ऐसी कोई चोट वगैरह नहीं आई, जनहानि नहीं हुई। ये घोघरा घाटी। तो क्या रोडवेज बस में बैठे हुए भी थे यात्री वगैरह? हाँ, बिल्कुल यात्री बैठे थे, जो कि किसी को ऐसी किसी प्रकार की कोई चोट वगैरह नहीं आई है। आपका परिचय? मैं मुकेश SI यातायात ट्रैफिक अजमेर। मैं अजमेर से जयपुर जा रहा था, तो मेरा आगे एम्बुलेंस चल रही थी, तो मैं धीरे धीरे चल रहा था। पीछे से ट्रैक्टर वाला तेज रफ्तार से आया, पीछे घुस गया गाड़ी के, जो मेरी गाड़ी में नुकसान हुआ और मेरे हल्के यहाँ चोट आई है। ये यहाँ कहाँ से कहाँ तक चलती है बस? ब्यावर से चला था, जयपुर जा रहा था। अजमेर पर हुआ ये अभी अपन के घोघरा घाटी जी। तो क्या आगे एम्बुलेंस चल रही थी जी, तेजी में था? ये पीछे से तेजी में आ रहा था ट्रैक्टर वाला, जो पीछे से इसके ब्रेक लगे नहीं, मेरे पीछे घुस गया सर। कितना नुकसान हुआ सर? मेरी गाड़ी में ये कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20-25 हज़ार का नुकसान। सवारी कितनी थी लगभग आपकी? पूरी सीटम सीट थी सर, गाड़ी भरी हुई थी। आपका नाम बताओ? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है सर। गाड़ी चालक? गाड़ी ड्राइवर चालक।
डोगरा जा रहा था, इसीलिए बस जा रही थी आगे, एकदम ब्रेक लगाया तो वो पीछे से जाके ठुक गया। तो आप क्या तेजी में थे? नहीं, फैसला था कम से कम 20-25 फुट का तो था ही था। हाँ, किसने लगाया ब्रेक? तो गाड़ी वालों में जैसे ही है। कितना नुकसान हुआ गाड़ी में? हमने गाड़ी में काफी नुकसान हुआ था। राजस्थान सरकार के आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में संभाग स्तरीय आरोग्य मेला 2025 का आयोजन 14 फरवरी से 17 फरवरी तक आजाद पार्क में किया जाएगा। मेला सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक लगेगा। आज आरोग्य मेले की जानकारी देने के लिए आयुर्वेद चिकित्सा कर्मियों द्वारा रैली निकालकर आमजन को जागरूक किया गया। इस आरोग्य मेले में निःशुल्क औषधीय का वितरण भी किया जाएगा। देखो, हमारे आयुर्वेद विभाग का एक मेला लग रहा है संभाग स्तरीय, जो अजमेर संभाग में जितने भी जिले आते हैं वो सबके। तो इसका उद्देश्य है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद के प्रति जागृत करना, आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लेना, क्योंकि ये निरापद चिकित्सा पद्धति है। इसके लिए तो ये 14 तारीख से चलेगा और 17 तारीख को समापन होगा। 14 तारीख का माननीय विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी इसका उद्घाटन करेंगे। और अभी हमने इसके लिए जागरूकता रैली लोगों के लिए निदेशालय आयुर्वेद विभाग सावित्री सर्किल से निकाली है और कलेक्ट्रेट बस स्टैंड होते हुए और आज़ाद पार्क में हमने ख़त्म की है। ये कल से हमारा मेला चालू होगा, 17 को ख़त्म होगा। इसमें अब इसमें तो संभाग के हमारे सारे जितने भी चिकित्सा कंपाउंडर्स हैं वो भी सब शामिल रहेंगे और हमारे जितने भी जिला प्रशासन का तो सहयोग इसमें है ही। बाकी हमारे जितना भी दूसरे जिलों में या अदर स्टेट में जितने अच्छे अच्छे विद्वान हैं उनके द्वारा आयुर्वेद का व्याख्यान भी यहाँ कराया जाएगा और नियमित योग की वो जानकारी के लिए हमारे यहाँ क्लासें चलती रहेगी, पूरे दिन भर चलेगी। और चिकित्सा की हमने अलग अलग कंपनियों की स्टॉल भी लगाई है, उनकी जो जानकारी भी देंगे और हमारे भी सारे जितने भी है चिकित्सा इकाइयों के उनके भी सारे हमारे डॉक्टर्स बैठेंगे और निःशुल्क दवा और निःशुल्क परामर्श देंगे। चैनल के माध्यम से आम जनता को क्या कहना चाहते हैं? यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद के प्रति जुड़ो। ये किसी प्रकार का साइड इफेक्ट रहित चिकित्सा पद्धति है, जबकि एलोपैथी से कई प्रकार की बीमारियां होती है लेने से, और ये इसमें किसी भी प्रकार की मतलब कोई व्याधि होती नहीं है। ये कब तक रहने वाला है और क्या टाइम रहेगा? कब से कब तक रहने वाला है, क्या टाइम रहेगा? ये 14 तारीख से रहेगा 10 बजे से 7 बजे तक और शाम को 7 से 9 तक हमने सांस्कृतिक प्रोग्राम भी रखा है, जिसमें कवि सम्मेलन और हमारे डिपार्टमेंट का जो भी कलाकार हैं, राजस्थानी कलाकार, उनके द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। डॉक्टर हनुमान मीणा, उपनिदेशक। अजमेर रेलवे स्टेशन पर लाइट और शौचालय की समस्याओं को लेकर अजमेर रेलवे स्टेशन व्यापारी संगठन ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद नगर निगम ने तुरंत कार्यवाही करते हुए शौचालय की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया और जल्दी उसे ठीक किया जाएगा। देखिए, काफी समय से स्टेशन रोड पर जो एलिवेटेड ब्रिज का काम आरंभ हुआ था, उसके बाद इस टॉयलेट की काफी दुर्दशा हो रखी थी, क्योंकि जो ठेकेदार था वो कभी सफाई करता था 15 दिन में, 20 दिन में नहीं करता था। कल हमारा स्टेशन रोड का प्रतिनिधि मंडल, सीओ साहब, मेयर मैडम और वहाँ भारती श्रीवास्तव भी हमारी पार्षदा मौजूद थी वहाँ, उनको हमने निवेदन कराया कि स्टेशन रोड पर कुछ स्ट्रीट लाइटें भी लगवाए जहाँ अंधेरा पड़ा रहता है और इस टॉयलेट को जो है पुनर्निर्माण कराया, या अथवा हम जगह चिन्हित करते हैं वहाँ पिंक टॉयलेट बनाए। जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने पिंक टॉयलेट की एक पहल आरंभ की है, मेयर मैडम और सीओ साहब ने तत्काल संज्ञान लिया और आज इसकी रिपेयरिंग सुचारू रूप से कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, हम उन्हें धन्यवाद देंगे। काफ़ी समय से डिमांड थी और आपके चैनल के माध्यम से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे हेल्थ इंस्पेक्टर जो मुंबानी जी हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इसको बनने के बाद डेली इसकी सफाई हो, क्योंकि यहाँ खाना बदोश काफ़ी घूमते रहते हैं जो रात को आके इसमें गंदगियाँ फैलाते हैं और दिन भर ये टॉयलेट सड़ता रहता है। किस तरह की परेशानी होती थी यहाँ पे व्यापारियों को भी और आम जनता? देखिए सर, ये मार्केट है, इसके अंदर हमारी कई महिलाएं कर्मचारी भी हैं और आप तो जानते हैं मेन मार्केट है, इसमें महिलाएं भी खरीदारी के लिए आती है, तो उनको एक यूरिनल की सुविधा नहीं मिल पाती है। उसके लिए भी हमने पहल करी थी, तो एक छोटा सा रूम बना के दिया गया है जिसके अंदर उनको सुविधा उपलब्ध होती है, लेकिन गंदगी पड़ी रहती है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते थे। लाइटों की भी हुई है? बिल्कुल, लाइटों के लिए भी कल देवनानी जी भी हमारे साथ थे, हमारे वार्ड में निर्माण का उद्घाटन किया था। उन्होंने एलिवेटेड ब्रिज के नीचे लाइटें लगवाएंगे, थोड़ा टाइम सब्र रखें आप, और बिल्कुल जयपुर और बॉम्बे की तर्ज पे अजमेर चमकेगा। बालेश गोयल, स्टेशन रोड। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज।